हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया चीज़ स्टार्ट करने वाले। बेसिकली हम नोड.जेएस सीखेंगे, जिससे हम क्या करने वाले हैं, रेस्ट एपीआईज बनाने वाले हैं। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, नोड.जेएस क्या है, रेस्ट एपीआईज क्यों बनाना है, और रेस्ट एपीआई बनाने के बाद हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक बैकएंड डेवलपमेंट का करने वाले हैं। जैसे नोड.जेएस से हम क्या बैकएंड के लिए एपीआईज बनाएंगे, फिर आप वो अपने एपीआईज को आप फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हो या फिर अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपने एक बार अगर एपीआई बना के छोड़ दिया तो वो है आपके लाइफ टाइम के लिए काम आने वाली। मीन्स कुछ भी करो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम नोड जेएस एक यूज़ करने वाले हैं। तो हम अदर फ्रेमवर्क भी यूज़ कर सकते हैं ना, अदर टेक्नोलॉजीज भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे कि पाइथन के जेंगो होता है, जेंगो से भी हम रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। फिर पीएचपी का भी होता है, उससे भी हम बना सकते हैं। तो हम नोड जेएस ही यूज़ कर रहे हैं। सबसे बेसिक, सबसे अच्छा फीचर क्या है नोड जेएस का, कि वो जावास्क्रिप्ट से चलता है। ओके। नोड जेएस क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट। मतलब आप क्या करते हो, आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र में रन करते हो, राइट। तो हम ब्राउज़र में रन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सर्वर साइड काम करने वाले। सर्वर साइड मतलब अपने लोकल मशीन, इस पे मशीन पे काम करने वाले, बैक एंड साइड पे। तो जावास्क्रिप्ट एज अ फ्रंट एंड साइड रन करता है, तो उसको बैक एंड साइड पे रन करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए ना, तो इसलिए नोड जेएस बनाया गया है। तो नोड जेएस क्या करता है, बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट को एज अ बैक एंड सर्वर साइड रन करता है। ओके। तो ये काम है नोड जेएस का। अभी नोड जेएस के यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर हम अभी देखते हैं आगे कि नोड जेएस के कुछ कुछ फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज़, आप अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो आपने भी कैसा नोटिस किया होगा ना, कि आपने कोई बटन पे लाइक, सपोज कोई लाइक का बटन है, उस पर क्लिक किया है, तो जब तक वो जाके सर्वर पे जाके उसको डेटाबेस में सेव करके रिटर्न नहीं आता, तब तक आपका पेज लोड होता रहेगा। ये ये चीज़ है। पर जब आप नोड.जेएस का इस्तेमाल करते हो, तो वो क्या करता है, वो आपको एसिंक्रोनस चीज़ें प्रोवाइड करता है। एसिंक्रोनस चीज़ें मतलब कि आपने लाइक पे क्लिक किया है, तो उसको बिहाइंड द सीन काम करने दो, मतलब पीछे से काम करने दो। आप क्या करो, आप अपना बाकी का काम करो। अगर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ, ओके, तो सपोज कंसिडर करते दो चीज़ें, एक होती है सिंक्रोनस, एक होती है एसिंक्रोनस। ओके। आप कोई रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, तो अभी वहाँ पे एक वेटर है, पर आप वेटर को बुला रहे हो, ओके, पर वेटर आ नहीं रहा है। वेटर क्या बोल रहा है कि मैं सिंक्रोनस वे में काम करता हूँ, मतलब पहले मैं एक कस्टमर का ऑर्डर लूँगा, उसका खाना जब डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद मैं बाकी लोगों के कस्टमर्स को देखूंगा, जो कि सिंक्रोनस वे है ना, कि एक वो सिंक्रोनस में चल रहा है, जो कि गलत अप्रोच है। वही एसिंक्रोनस भी कैसे काम करेगा, कि वो एक कस्टमर का ऑर्डर लेगा, ओके, उसने ऑर्डर दे दिया अपने शेफ को बनाने के लिए, तब तक वो दूसरे कस्टमर का ऑर्डर लेगा। तो ऐसा तो नहीं काम रुक गया है, उसने ऑर्डर लेके पीछे दे दिया, वो खाना बन रहा है उसका, ओके। तो जब तक उसका खाना बन रहा है, वो बाकी कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। तो ये नोड जेएस का सबसे अच्छा फीचर है, जो प्रोवाइड करता है कि आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर सकते हो नोड जेएस की वजह से। तो इससे क्या है, कि आपका एप्लीकेशन जो है फास्ट चलेगा, वो किसी एक प्रोसेस की वजह से रुकेगा नहीं, किसी एक इवेंट की वजह से रुकेगा नहीं, वो मल्टीपल इवेंट्स एक साथ हैंडल कर सकता है। तो ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की वजह से हम नोड जेएस इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके। फिर अभी अब नोड जेएस को, जैसे मैंने बताया, सर्वर साइड के लिए क्यों यूज़ करें, क्योंकि सर्वर साइड में कैसा आपके बहुत सारी चीज़ें चलती है। ओके। तो सबसे पहला चीज़ कि आप जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है, तो आप उसको एज अ फ्रंट एंड क्लाइंट साइड भी यूज़ कर सकते हो, प्लस आप उससे सर्वर साइड का कोड भी कर सकते हो। तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा अगर आपको जावास्क्रिप्ट बेसिक आता है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि वो एफिशिएंट प्रोवाइड करता है, कि आप एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो नोड जेएस में वो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, बस सर्वर साइड में यूज़ कर रहा है। ओके। और आप उससे रियल टाइम एप्लीकेशन और माइक्रो सर्विसेज बहुत एफिशिएंटली और बहुत फास्ट कन्वीनियंटली बना सकते हो नोड जेएस की मदद से। तो एक तो हम नोड जेएस देखेंगे। फिर एक्सप्रेस क्या है, अभी जैसे मैंने बोला पाइथन जैंगो है, तो जैंगो क्या है, पाइथन का फ्रेमवर्क है। अब पाइथन क्या है, एक वो रन टाइम इन्वायरमेंट है जो पाइथन को रन करता है बैकएंड में। ओके। वैसे ही नोड जेएस था, जावास्क्रिप्ट रन टाइम था। तो एक्सप्रेस क्या है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, जो कि आपको क्या करता है, कि आपको जो सर्वर साइड जो आपको काम करना है, वो आपको और अच्छे से करने के लिए आपको एक्सप्रेस जेएस यूज़ करना चाहिए था। वो एक्सप्रेस जेएस आपको कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको आपको एकदम कोर कोर नोड जेएस कोड ना लिखना पड़े। आपको कुछ कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो उसका, ताकि आपका काम आसान पड़े। हम सीधा एक्सप्रेस से स्टार्ट करेंगे। ओके। अभी ये जो हम करने वाले हैं बेसिकली जो बैकएंड, तो इसके लिए मैं आपको प्री रिक्विजिट ही बता देता हूँ, सिंपल सा। इसका प्री रिक्विजिट क्या है, कि आपको एकदम बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। हम इसमें ऐसा कुछ नहीं देखेंगे कि हम एकदम डिटेल में हर एक टॉपिक को, मैं आपको ये टॉपिक सिर्फ इतना अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट हो,
आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसके लिए एपीआईज रेडी कर सकते हो, एकदम सिंपल एपीआईज, ताकि आप अपना प्रोजेक्ट वर्किंग में स्टेट में दिखा सको किसी को। ओके, ऐसा नहीं कि हम एकदम हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली देखेंगे विदाउट एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, नहीं। हम क्या करेंगे, कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेंगे, उसके ऊपर हम कैसे एपीआई बना सकते हैं, ओके, हम वो चीज़ देखेंगे। तो ये जो सिंपल, ये एकदम सिंपल रहेगा आपके लिए, ताकि आप सिर्फ एपीआईज बना सको, ताकि आपको एकदम कॉम्प्लिकेटेड ना सोचना पड़े कि मैं स्कीमा कैसे लिखूंगा, ये कैसे लॉजिक लिखूंगा, वो कैसे लॉजिक लिखूंगा। हम एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे कि आपको एक एक एपीआई लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड लगती है। बाकी फिर आपके लॉजिक पे डिपेंड है कि आप वो कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं। ओके, तो हम एक्सप्रेस जे यूज़ करेंगे। एक्सप्रेस जे आपको नहीं भी आता, कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल बेसिक से देखेंगे कि एक्सप्रेस का इतना कुछ रोल नहीं रहता, बस आपको कुछ कुछ फॉर्मेट याद रखने हैं, कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, बस उससे आप आराम से एकदम सिंपल वे में एक एपीआई क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अभी एक्सप्रेस का रेस्ट एपीआई का मैंने बताया कि यूज़ होता है कि वो कुछ कुछ चीज़ हमको प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि अगर आप नोड जेएस करोगे तो आपको मिडलवेयर्स लिखने की दिक्कत आएंगी। अब मिडलवेयर्स क्या होते हैं, मिडलवेयर बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपने कोई सर्वर को रिक्वेस्ट किया है, ओके, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उन दोनों के बीच में जो काम होता है उसको कहते हैं मिडलवेयर। उसका नाम है इसलिए मिडलवेयर कि उन दोनों के बीच में वो काम करता है। मतलब अभी आपने सर्वर से यूज़र का डेटा रिक्वेस्ट किया है, ओके, तो अभी डेटा रिक्वेस्ट करने के जस्ट, डेटा को प्रोसेस करने के जस्ट पहले वो चेक करेगा क्या आप यूज़र ऑथेंटिकेटेड है क्या, मतलब आपने जो अपने क्रेडेंशियल प्रोवाइड किए क्या वो सही क्रेडेंशियल है कि नहीं। अगर वो क्रेडेंशियल सही है तभी वो चीज़ें कर सकता है ना। तो वो काम है मिडलवेयर का। तो हम कुछ कुछ मिडलवेयर्स भी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको काम आसान पड़े, ताकि आपको उसके लिए अलग से कोड, हर बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मिडलवेयर बेसिकली क्या है कि आपका कोड रिपीटेशन कम करता है, क्योंकि आप हर एक प्रोग्राम के लिए अलग सा नहीं, ये नहीं लिखोगे ना कि मेरा यूज़र लॉगिन है कि नहीं, हर बार चेक करोगे। तो आप एक मिडलवेयर क्रिएट कर दोगे कि अगर यूज़र लॉगिन है तो ही आगे काम होना चाहिए, पर अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो आगे काम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट, ओके, फिर वो हमको राउटिंग के लिए चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कर देता है, तो हम ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। सो रेस्ट बेसिकली क्या, रेस्ट का एक वो है कि वो क्या स्टैंड करता है, वो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो वो एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल एपीआई कॉल करने का। मतलब उसमें क्या रहता है कि आपका जो एपीआई जो कॉल करते हैं ना वो स्टेटफुल रहता है। स्टेटफुल मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो, स्टेटलेस रहता है, यूनिफॉर्म इंटरफेस रहता है, रिसोर्स बेस्ड। स्टेटलेस मतलब कि आपने कोई रिक्वेस्ट की है तो आपका जो सर्वर है उसको पता नहीं ना कि आप क्या हो, तो आप जो भी चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो आपको उस टाइम पे उसको बताना है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आपको उसी टाइम बताना है। मतलब वो किसी प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। आपके हर एक एपीआई रिक्वेस्ट एक नई रिक्वेस्ट होती है बेसिकली। उससे सर्वर को कुछ आइडिया नहीं कि आपने पिछली बार भी ऐसा रिक्वेस्ट किया तो इस बार भी सेम डेटा आपको भेजना, वैसा नहीं है। आपको जो एपीआई आप कॉल कर रहे हो आपको उस टाइम उसको बताना है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो पर्टिकुलर एपीआई के बेसिस पे ही आपको वो चीज़ें देगा। ओके, ठीक है। फिर वो आपको डेटा कंसिस्टेंट वे में प्रोवाइड करता है, ये अपना रेस्ट एपीआईज। ठीक है, अब उसके 3 से 4 मेथड, मतलब 5 मेथड होते हैं। एक गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। मोस्टली तुम ये 4 मेथड ही यूज़ करने वाले हर बार तुम्हारे एपीआई में। तो गेट मतलब क्या होता है कि जब आप कोई डेटा गेट करते हो विदाउट एनी पासिंग पैरामीटर्स टू द सर्वर, मतलब मेरे को यूज़र का डेटा गेट करना है तो मैं गेट रिक्वेस्ट कॉल कर दूंगा, राइट। फिर पोस्ट रिक्वेस्ट कब होता है, जब तुम सर्वर पे डेटा भेज रहे हो जो कि तुम चाहते हो कि सेफ रहे, तो तुम पोस्ट मेथड से भेजते हो। पोस्ट मेथड से क्या होता है कि जो भी तुम डेटा भेजते हो वो यूआरएल के थ्रू नहीं जाता, वो एक एनकोड होकर डेटा जाता है। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे, इसका भी टेंशन नहीं, बस आप मेथड नाम याद रखो। फिर एक पुट होता है, एक पैच होता है। अब इसमें पैच मैंने नहीं डाला है। पुट मतलब क्या होता है, पूरा अपडेट। मतलब आपको अगर आपका डेटा पूरा अपडेट करना है तो आप पुट रिक्वेस्ट डालोगे। और पैच मतलब पार्शियल अपडेट, मतलब आपको कुछ पार्ट ऑफ डेटा अपडेट करना है। जैसे कि मेरे डेटा में नेम, ईमेल, फ़ोन, एज और डेट ऑफ बर्थ पड़ा है, ओके, ये 5 चीज़ें पड़ी है, तो मेरे को सिर्फ मेरा नेम और ईमेल चेंज करना है, मेरे को बाकी की चीज़ें चेंज नहीं करनी है। तो मैं पार्शियल पार्शियल ये पैच का अपडेट का रिक्वेस्ट भेजूंगा। ओके, अभी डिलीट का क्या होता है, सिंपल, आप नाम से समझ गए होंगे कि कोई डेटा डिलीट करना तो आप डिलीट रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हम 4 से 5 चीज़ें हम ये देखेंगे, आराम से देखेंगे। इसमें इतना भी ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से नाम याद रखना, आगे काम आएंगे आपको। ठीक है, अभी अभी रेस्ट एपीआई जैसे कि देखो, हमारे पास एंड पॉइंट्स होते हैं। कुछ कुछ एंड पॉइंट्स मतलब क्या होता है कि
सपोज हमारा कुछ यूआरएल है सर्वर का, ऐसा सपोज लोकल होस्ट 5000 यूआरएल है। अब मेरे को क्या चाहिए, गेट रिक्वेस्ट चाहिए। ओके, तो मैंने क्या बोला, स्लैश एपीआई, मतलब ये जो हमारा यूआरएल है इसके बाद एक स्लैश आएगा, स्लैश एपीआई आएगा, फिर स्लैश हेलो करके आएगा। तो इस पर आप हिट करोगे तो आपको ये डेटा आएगा, ऐसा हेलो, ऐसा मतलब तुम समझ सकते हो कि इंप्लीमेंट करना। अभी सपोज मेरे को यूजर का डेटा चाहिए, तो मैंने एक एंड पॉइंट बना दिया। एंड पॉइंट बेसिकली का एक एड्रेस बता रहा है कि जब कोई इस पाथ पे आके हिट करेगा तो मेरे को क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो वही उस उनको ही बेसिकली एंड पॉइंट्स बोलते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड पॉइंट बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यूजर पे हिट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सारे यूजर का डेटा चाहिए। पर अगर मैं स्लैश यूजर स्लैश उसका आईडी पास कर रहा हूँ, तो आईडी मतलब एक पर्टिकुलर यूजर चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा आएगा, सारे यूजर का डेटा नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे ऐसे हम एंड पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। तो आपको एंड पॉइंट क्रिएट करना भी आ जाएगा। अभी आप सोचोगे ना ज़्यादा कि एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करना है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ओके, तो अभी रेस्ट एपीआई के हम बना रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं ये पीडीएफ, ये पीपीटी बेसिकली शेयर कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, और हम जो भी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं वो हम जेसन डेटा के साथ करने वाले हैं। मैं आपको जेसन डेटा भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो जेसन डेटा कैसा होता है, एक मिनट, आपको जेसन डेटा दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा जेसन डेटा रहता है ऐसा, ये दिख रहा है जेसन डेटा। ये देखो डेटा हमारा ऐसे फॉर्म में रहता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स रहते हैं। ऑर्डर, सपोज कोई हमारे पास एक ऑर्डर है, फिर ऑर्डर के हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑर्डर, मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स है। फिर हर एक ऑर्डर, हर एक यहाँ पे जो डेटा है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने पाइथन में कभी देखा होगा तो ये काइंड ऑफ डिक्शनरी की तरह काम करता है ऐसा। तो इनको हम जेसन डेटा बोलते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट रहता है। पर बस फर्क यही कि डबल कोट्स में रहता है, इसलिए जेसन डेटा है। तो इससे कैसे हमारा काम आसान होता है, तुम जेसन डेटा को ऐसे आराम से भेज सकते हो। हम ये सब देखेंगे। अगर आपको जेसन डेटा नहीं भी पता है तो भी आपको जेसन डेटा यूज़ करना आ जाएगा, इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस अभी के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक, आपको सिंपल बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। मतलब वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कैसे डिक्लेयर डिक्लेयर करते हैं, और फंक्शंस का और एसिंक अवेट कैसे काम करता है, बस इतना ही आपको आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। बाकी सब चीज़ें ना हम धीरे करके सीख जाएंगे। पर अगर आपको ज़्यादा ऐसे सोचोगे कि ज़्यादा एडवांस चीज़ें करनी है वगैरह वगैरह, तो उसका कुछ काम नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, एसिंक का वेट कैसे काम करता है वो आना चाहिए, प्रॉमिसेस क्या होता है वो आना चाहिए। ओके, और हम फंक्शन फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, और ट्राई एक्सेप्ट भी मैं सिखा दूंगा इसमें। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। ओके, तो अगर, तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम सीधा स्टार्ट करेंगे, सीधा अपने ये प्रोग्रामिंग में। हम ज़्यादा ऐसे थियरी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा सीधा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, क्या चीज़ नहीं ध्यान में रखनी है, और कौन सा चीज़ आपको हेल्प करेगा आगे। तो मैं वो हर वीडियो में धीरे बताते रहूँगा। अभी के लिए कितना है, आपको सिंपल सा जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। ओके, फिर आपको फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो आना चाहिए। एसिंक का वेट और प्रोमिसेस कैसे काम करता है वो मैंडेटरी है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा जो नोड जेएस है वो हमको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया है तो आपके लिए काम आसान पड़ेगा, वरना आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कोड लिख रहा हूँ, आपको ऊपर से जा रहा है। तो जस्ट आप इसको अच्छे से कर सको, जस्ट एक बार एसिंक अवेट देख लेना कि एसिंक अवेट कैसे काम करता है, कैसे उसका प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, जहाँ पे हम सीधा अपना काम स्टार्ट करेंगे। और अगर मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, उस चैनल को शेयर भी कर देना।